हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ रिटायरमेंट के बाद का जो समय है वो बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि उनका पहले वाला जीवन अच्छा था या बाद वाला। इसी कथानक से जुड़ी हुई एक कहानी प्रस्तुत करती हूँ, मंजिल मिल गई। इन दिनों श्वेता को हमेशा उससे शिकायत रहती है, पर वो करे भी तो क्या करे, उसके वश में तो कुछ भी नहीं है। कभी सोचा भी नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद की त्रासदी इतनी भयंकर होती होगी। जब नौकरी थी तब समय पंख लगाकर उड़ जाया करता था। अब तो सवेरे का सिंदूरी सूरज, दोपहर के नीले सफ़ेद बादल और शाम को घर लौटते पखेरू उसे समय की याद दिलाते हैं, वरना वो तो बस पुरानी यादों में ही डूबा रह जाता है। लगता है जैसे कल की बात है, वो आईएएस में सेलेक्ट हो गया था और पूरे परिवार में खुशी की लहर छा गई थी। आंगन में चलती हुई माँ की पदचाप में पायल छनकने लगी थी। पिताजी की चौपाल से आती हुई खांसी में लय आ गई थी। छोटी बहन तो जैसे पतंग बनी पूरे गांव में उड़ती फिर रही थी। उसका लाडला भैया कलेक्टर जो बन जाएगा। शहर से बड़े भाई भाभी का फोन सरपंच जी के घर आया था। सर से बधाई के साथ साथ उमंग व प्यार छलक रहा था। पूरे घर परिवार पर ईश्वर ने जैसे खुशी ही खुशी बरसा दी थी। असमंजस, उत्साह व घबराहट से भरा भरा वो नियुक्ति पत्र जेब में दबाए जरूरी सामान लेकर ज्वाइन करने गया था। उसे याद है कि माँ ने छोटी बहन की शादी के लिए रखे गहनों में से कुछ गहने बेचकर उसके जाने की व्यवस्था की थी। और एक वो है कि इतने दिन नौकरी करके भी माँ के गहने वापस न कर सका था। इसके लिए दोषी कौन था? वो स्वयं, उसकी ईमानदारी या श्वेता? ये निर्णय वो आज तक नहीं कर पाया। बहन की शादी के लिए रुपए इकट्ठे किए थे। तब सोचा था कि बचे रुपयों से माँ के गहने ला देगा, पर झूठी इज्जत को ढकने के लिए उन रुपयों की चादर छोटी पड़ गई थी। फिर गहनों का प्रश्न तो अनुत्तरित रहना ही था। माँ घर में अकेली रह गई थी और पिताजी की चौपाल उदास हो गई थी। उन्हीं दिनों श्वेता के पिताजी सारी जानकारी इकट्ठी कर गांव में पिताजी के पास पहुंच गए थे। एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर उनकी लकदक स्टीम गाड़ी देखकर शायद शादी के लिए ना नहीं कर सका था और श्वेता उसकी जिंदगी में आ गई थी। श्वेता का स्तर मेंटेन रह सके, इसके लिए जिंदगी भर वो कोशिश करता रहा था। एक सुखी दंपत्ति का लबादा ओढ़े वो जिए जा रहे थे, पर अकेले में मन कहता था कि वो सिर्फ मिस्टर श्वेता बनकर रह गया। घर की हर चीज उसे पराई सी लगती थी। उसका अपना गांव, अपना घर उससे कोसों दूर हो गया था। कारण शायद श्वेता की नापसंदगी थी। नौकरी के दिनों में गंभीरता से कुछ सोचने के लिए उसके पास समय ही नहीं था और अब उसे लगता है कि अपना सब कुछ वो खो चुका है। कभी कभी उसका मन करता है कि गांव जाकर कुछ दिन रहे, शायद वहां उसे शांति मिल सके। नदी का किनारा, डूबता हुआ सूरज, खेतों की पगडंडियां, बगीचे के आम आज भी उसे आकर्षित करते हैं। श्वेता से उसने मन की बात कह दी थी और वो राजी भी हो गई थी, लेकिन सिर्फ
उसे जाने की अनुमति दी थी। स्वयं वो शहर में ही रही थी। गांव पहुंचकर उसे तो जैसे पंख लग गए थे। सुबह माँ गुड़ की चाय अदरक डालकर बनाती थी। बाबूजी को गुड़ की चाय बहुत पसंद थी। उनके न रहने के बाद माँ ने गुड़ की चाय बनाना बंद कर दिया था। यूं भी माँ का शरीर अब चलता नहीं था। जैसे तैसे 2 रोटी अपने लिए बना लेती थी। पड़ोस की कमला चाची माँ का हर काम में हाथ बटा देती थी। उसने ही कमला चाची से कहकर एक नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी ताकि माँ को आराम मिल सके। उसे अपने आप पर हंसी आई थी कि इतने वर्ष बाद उसकी निगाह माँ की तकलीफ़ों पर पड़ी थी। सुबह वो अलसाया सा बिस्तर पर पड़ा था। उठने का मन ही नहीं होता था। लगता था पूरी सर्विस की थकान उतारने ही वो गांव आया है। अचानक किसी छोटे बच्चे की अस्पष्ट सी आवाज़ उसे आंगन में सुनाई दी। साथ ही माँ की पुकार भी। वो आंगन में पहुंचा तो देखा कि नई नौकरानी के साथ एक छोटी सी 2.5-3 वर्षीय बच्ची भी काम कर रही है। उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। बच्ची अपनी माँ से बर्तन लेकर डलिया में रखती जा रही थी। उसे देख बर्तन हाथ में लिए ठगी सी खड़ी रह गई थी। उसे मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुरा दी थी। उसने बच्ची को पुकारा था, पर शायद वो अपना परिचय मुस्कान तक ही सीमित रखना चाहती थी। दोपहर को खाना खाने के बाद वो बगीचे की तरफ नहीं गया। हालांकि कैमरे में रील भरकर तैयारी कर ली थी कि आज का दिन फोटोग्राफी के लिए रखेगा। पता नहीं क्यों वो छोटी मुस्कुराती हुई बच्ची उसे बार बार याद आ रही थी। छोटे बच्चों के प्रति आकर्षण उसकी कमजोरी रही है, पर न जाने क्यों विधाता को उस पर दया नहीं आई। पापा कहलाने के लिए वो आजीवन तरसता रह गया था। आज भी कोई टीस उसे कुरेदती रहती है। अब इस उम्र के दौर में वो सूनापन भयावना लगने लगा है। इस सूनेपन का इजहार तो श्वेता की आंखें भी करती हैं, भले ही वो अपने को क्लब व पार्टियों में व्यस्त रखने का नाटक करने लगी। शाम को मैं चाय देने आई थी तो माथा सहलाते हुए पूछा था, मुन्ना लेटा क्यों है? कहीं गया भी नहीं? बुखार तो नहीं है? नहीं कहकर वो उठ गया था ताकि माँ और अधिक परेशान न हो। बरामदे में खड़ा होकर वो आगे की रूपरेखा बना ही रहा था कि गेट पर वही बच्ची दिखी। सहमी सहमी सी गेट के पीछे से झांक रही थी, जैसे कि जरा सी आहट होते ही हिरनी की तरह कुलांचे बढ़ती हुई भाग जाएगी। उसने हाथ के इशारे से बच्ची को पास बुलाया था। फिर पूछा था, अकेली आई हो? माँ कहाँ है? माँ को बुखार आ गया है, मैं छप काम कर दूंगी, बच्ची ने एकटक उसकी ओर देखते हुए कहा था। उसे बच्ची की मासूमियत व आत्मविश्वास ने आकर्षित किया था। उसने बच्ची की उंगली पकड़ ली थी और अंदर माँ को सूचना देने चला गया था। धीरे धीरे बिस्कुट, टॉफी व रोज रोज की मुलाकात ने उन दोनों के संबंध प्रगाढ़ बना दिए थे। अब घर में प्रवेश करते ही बच्ची उसके पास आ जाती थी। कभी कभी पलंग से लटकता हुआ हाथ पकड़कर हिला देती थी और अपनी चहकती हुई आवाज में बोलती थी, उठ दाओ दादाजी, हम तो लोती खा के आ गए, पानी लाए, मंदन करेंगे। उसके ब्रश करते समय भी वो कुछ न कुछ बोलती रहती थी। दादाजी,
आज हमने कबला कुत्ता की पूंछ खींच दी थी, फिर वो भाग गया। आप ताए के साथ बिल्कुल खाएंगे? ये इशारा होता था कि उसे बिस्किट चाहिए। चाय पर उसका साथ देती हुई वो बताती रहती थी, हमारे बाबू शकाले छे दगा देते हैं हमको। मुनिया उथदा छूलद निकल आया है। वो हंसकर पूछता था, अच्छा तो तुम्हारा नाम मुनिया है? आप नहीं जानते? कहकर वो नजरें चेहरे पर गड़ा देती थी। माँ उसे इन दिनों खुश देखकर बहुत खुश थी, लेकिन जानती थी कि यहाँ कब तक रह सकेगा। शाम को आंगन में चारपाई डालकर वो अक्सर लेट जाता था और फैले हुए आकाश में अपनी कल्पना के चित्र बनाया करता था। माँ अपनी सिकुड़ी उंगलियां उसके बालों में फिराती रहती थी, सिरहाने बैठकर। पिछली शाम माँ कुछ उदास सी थी। मुन्ना, बड़का तो अपने बाल बच्चों के साथ खुश है, तेरा परिवार बढ़ जाता तो मैं आंखें बंद कर लेती। ऐसा क्यों कहती हो माँ? बहुत दिन बाद मेरा बचपन लौट आया है, इसे कुछ दिन तो रहने दो। कहकर वो सोने चला गया था। सुबह जागा तो नौकरानी दरवाजा खटखटा रही थी। एक अनजानी सी शंका मन में उठी थी। उसने जाकर दरवाजा खोल दिया था, फिर पूजा के कमरे में झांका था। इस समय माँ वहीं होती थी। सचमुच माँ वहीं थी, पर ईश्वर को प्रणाम करने की मुद्रा में लुढ़की पड़ी थी। उसका माथा चकरा गया था। पीछे से नौकरानी रोती हुई बोली थी, बाबूजी, माँ हमें छोड़ गई। सब कुछ निपट गया था। श्वेता, बड़े भाई भाभी, बहन सब लोग आए थे और चले गए थे। कल उसे भी शहर वापस जाना है, श्वेता के पास। घर की जिम्मेदारी उसने कमला चाची को सौंप दी थी। शाम को आंगन में उदास सा लेटा माँ की उंगलियों का एहसास बालों में कर रहा था, तभी मुनिया आ गई थी। दादाजी, हम बाल में तेल डाल दें? छिल का दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, कहकर उसने मुनिया को पेट पर बैठा लिया था। थोड़ी देर में मुनिया बोली थी, दादाजी, हमें अपने साथ शहर ले चलिए। क्या? कहकर वो चौंक पड़ा था। ये तो कल्पनातीत था। तभी दरवाजे पर खड़ी मुनिया की माँ बोल पड़ी थी, बाबूजी, मुनिया को आपसे बहुत लगाव हो गया है। ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो हमारे धन्य भाग। आपको बेटी मिल जाएगी। हम कभी किसी से नहीं कहेंगे कि मुनिया हमारी बेटी है। लिखा पढ़ी करा लो बाबूजी। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था। मुनिया देकर तुमने हमें सब कुछ दे दिया है। अगले दिन शहर जाते समय रास्ते वही थे, पर मन झूम रहा था। जीने की कला सीख ली थी और फिर मुनिया के रूप में मुझे मंजिल जो मिल गई थी। नमस्कार।